नमस्कार। प्रोफेसर अभय दुबे सर के साथ साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। या आज का कार्यक्रम आनंद वर्धन सर करते हैं, लेकिन चूंकि वो यूएस में है और आज वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो मैं उनकी जगह मैं सर से बात कर रहा हूं। सर, जब हम लोगों ने मंगलवार को बात की थी अपने कैंडिड कॉन्वर्सेशंस वाले कार्यक्रम में, तो उस दिन तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, उसी रात को हुआ है। ये संयोग रहा और हमें ये लग रहा था कि शायद भारत इसकी और दूर तक प्लानिंग करेगा, देर तक इसकी प्लानिंग होगी और तब ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो जल्दी हो गया। 14वें 15वें दिन वो ऑपरेशन कर दिया गया। लेकिन सर, ये भी हम लोग को अंदाज रहा होगा कि जब ये ऐसे कोई ऑपरेशन होंगे और हम लोग पाकिस्तान में घुसेंगे तो पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदाज नहीं था कि उसको पहलगाम नहीं करना चाहिए था, तो पहलगाम को भी करने से पहले उसको अंदाज होना चाहिए था कि भारत इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन अब सर जो हो रहा है वो युद्ध बड़ा रूप लेते जा रहा है। और आप देखें तो मतलब पाकिस्तान की क्या हैसियत है, 1/4 से कम की ताकत है भारत से। वो किसी न किसी के दम पे तो उछल रहा है और वो क्यों मरने को तैयार है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान को क्या ऐसा हो गया, वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि अनप्रोवोक्ड वो भारत के ऊपर हमले कर रहा है, जनता पे, यहाँ पे नागरिक क्षेत्र में हमले कर रहा है। ये सर जरा समझाए कि पाकिस्तान की क्या रणनीति है इस समय। देखिए, पिछले मंगल को जो आपसे बातचीत हुई थी उसके बाद से तो गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया है और मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान अपनी आक्रामकता से घटते घटते अब इस स्थिति में आ गया है कि अभी हाल ही में मेरे ख्याल से आपसे जो बातचीत हो रही है उसके कुछ देर पहले ही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का वक्तव्य सामने आया है कि अगर भारत रुक जाए तो हम भी रुकने के लिए तैयार हैं। हम और बर्बादी नहीं चाहते, ये उनके शब्द हैं। हम और जी। बर्बादी नहीं चाहते, भारत रुक जाए तो हम भी रुकने के लिए तैयार हैं। इसके इसके दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल आसिम मुनीर। मुनीर, आसिम जिनका मुनीर जी। भाषण काफी कुख्यात है, दो राष्ट्र सिद्धांत वाला, जिनको मौलाना मुनीर भी कहा जाता है, जो मदरसे पाकिस्तान में मदरसा शिक्षा का जो बंदोबस्त है उसकी देन है। उनसे बात की। उन्होंने किसी पाकिस्तान के राजनेता से बात नहीं की, उन्होंने उनसे बात की और कहा कि भाई अब आप पतली गली ढूंढिए और निकलिए उससे, मतलब क्योंकि ये मामला जो है वो इस तरह से नहीं हम आपको युद्ध को बढ़ाने दे सकते। पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि भारत ने जिस तरीके से वहां पर ड्रोन और मिसाइल युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें लगातार हर गुजरते क्षण के साथ में भारत का हाथ भारी होता जा रहा है और पाकिस्तान की समझ में आ रहा है कि हम अगर बहुत देर तक लड़े, जो कि कन्वेंशनल वार नहीं है, ये परंपरागत वार नहीं है, इसमें सेनाएं मार्च करती हैं एक दूसरे की और सीमाओं के ऊपर मुठभेड़ होती है, बंकर लगते हैं, उसके बाद ये सब होता है और एयरफोर्स ऊपर से हमला करती है, उधर समुद्र से नौसेना आती है। ये इस तरह का युद्ध नहीं है, ये तो ड्रोन और मिसाइल युद्ध है, जिसमें बिना एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन किए हुए दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसको आप लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट काफी बर्बादी लेकर आता है, खासतौर से उस देश को जिसको दरअसल दूसरे अपने विरोधी के हमले का पूरा दबाव झेलना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त इस स्थिति में है कि अगर यही चीज 2-3 दिन और चलती रही इसी तरीके से, तो पाकिस्तान में काफी चीजें तबाह हो जाएंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। उसके ड्रोन भी खत्म हो जाएंगे। भाई ड्रोन तो पाकिस्तान में तो बनते नहीं है, ये तो नहीं, तुर्की से ड्रोन लिए हैं उसने और और चीन से लिए हैं, तुर्की से लिए हैं। चीन से लिए हैं। ड्रोन 2-3 तरह के होते हैं। एक तो छोटा सा ड्रोन होता है, इसको कामी खेच ड्रोन कहते हैं, यानी जो कि आत्महत्या करने के लिए आमादा ड्रोन होता है, वो होता है। एक बड़ा ड्रोन होता है, इसमें 15 किलो तक गोला बारूद उसमें अटैच होता है उसके साथ में हमला करने के लिए। एक उससे भी बड़ा ड्रोन होता है जो कि हवाई जहाज के साइज का होता है, लेकिन इन तीनों में जाहिर है कि बिना पायलट के होते हैं और उन्हें दूर से बैठकर रिमोट के जरिए संचालित किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के ड्रोन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आखिरकार कब तक पाकिस्तान इस तरह के ड्रोन चलाए? पाकिस्तान की कोशिश क्या थी? जब रात में हमला करता था पाकिस्तान ड्रोन के जरिए, तो उसको उम्मीद होती थी कि भारत जब इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करेगा और गिराएगा, तो उस वक्त हम भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका डिजिटल सिग्नेचर पकड़ लेंगे।
अच्छा। और उसके जरिए हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इस पहले से चालाकी बरती, होशियारी बरती और चतुराई के साथ में उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के ड्रोन अटैक का मुकाबला किया, उन्हें गिराया कि पाकिस्तान उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पकड़ पाया, वो डिजिटल सिग्नेचर उसकी पकड़ में नहीं आई। तो ये इस पाकिस्तान सारी कोशिशें पाकिस्तान की काफी हद तक नाकाम हो चुकी हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिस अंग्रेजी में कहते हैं कि एट इट्स विट्स एंड, मतलब जो पाकिस्तान के पास कोई ज्यादा, भाई पाकिस्तान कन्वेंशनल वार, पारंपरिक युद्ध में जा नहीं सकता। वो तो जनरल जियाउल हक की समझ में आ गया था कि भारत के साथ कन्वेंशनल वार में आप जीत नहीं सकते। और इस प्रकार का जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी उसे लग रहा है कि बहुत समय तक इसमें भी टिकना मुश्किल है। फिर अमेरिका का भी दबाव है। चीन कोई अपनी सेना तो भेज नहीं देगा पाकिस्तान के लिए, वही ऐसी कुछ हथियार दे सकता है, ड्रोन वोन दे सकता है, चीन थोड़ा बहुत पैसा दे सकता है। पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर जो विदेशी कर्जा है उसका 1/5 हिस्सा चीन का दिया हुआ है। अब चीन जी। कितने और पैसे देगा पाकिस्तान को, कितने और डॉलर देगा पाकिस्तान को? अच्छा, अब हम लोग पाकिस्तान की रणनीति पे जब गौर करेंगे तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे कि कल की तारीख यानी शुक्रवार तक पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो भारत के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों के ऊपर और नागरिक मुकामों के ऊपर हमले कर रहा है। उसका आधिकारिक रवैया ये था कि हमने भारत के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, भारत झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। पंजाब में उसने अपने आप ही प्रोजेक्टाइल हवा में उछाले हैं और खुद ही उन प्रोजेक्टाइल को शूट डाउन कर दिया है इस तरीके, ताकि हमारे ऊपर आरोप लगा सके, ये वो कह रहा था। लेकिन जैसे ही वाशिंगटन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड की बैठक खत्म हुई और उस बैठक के नतीजे के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये संदेश मिला कि मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज की अगली किश्त देने के लिए तैयार हो गया है, 2.13 अरब, यानी सवा दो अरब के आसपास देने के लिए तैयार हो गया। इसमें $1 अरब नगद में मिलेंगे पाकिस्तान को और बाकी एक विस्तारित मदद के तौर पर, एक्सटेंडेड हेल्प के तौर पर पाकिस्तान को एड के तौर पर मिलेंगे। जैसे ही पाकिस्तान को ये पता चला, पाकिस्तान ने तुरंत ऐलान कर दिया कि हम भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और उसने अपने इस अभियान का एक नाम भी अरबी में एक अजीब सा नाम रख दिया, जिसका मतलब ये होता है शीशे की अभेद्य दीवार। इस टाइप का एक नाम भी रख दिया उसने। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रखा है, पाकिस्तान ने वो नाम रख दिया और बताने लगा कि हमने यहाँ हमला किया है। असल में अगर पाकिस्तान पहले इसको स्वीकार कर लेता कि वो हमले कर रहा है, तो बोर्ड में पाकिस्तान के जो समर्थक थे उनके सामने बड़ी मुश्किल हो जाती। और भारत उस बोर्ड का सदस्य है। भारत ने पहले से ही IMF से कहा था कि पाकिस्तान को ये मदद मत दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारने के तर्क के पीछे वो दरअसल फौजी साथ सामान इस पैसे से खरीदेगा, इसका दुरुपयोग करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये चालाकी दिखाई। दूसरे पाकिस्तान ने उधर संयुक्त राष्ट्र में ये चालाकी दिखाई, उसमें अमेरिका ने और चीन ने पाकिस्तान की मदद की। मैं ये कहूंगा उसने चालाकी ये दिखाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैसरण के रक्तपात के ऊपर जब प्रस्ताव लिखा गया तो उस प्रस्ताव में TRF का, द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम था उसमें। हाँ, पाकिस्तान ने अमेरिका को भी समझाया और चीन से भी कहा कि उसका नाम इस प्रस्ताव में से निकलवा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप उसने तो खुद जिम्मेदारी में स्वीकार की, हम कैसे निकलवा दें? तो पाकिस्तान ने फौरन ये एक तर्क उसने बनाया, पाकिस्तान ने एक मनगढ़ंत तर्क बनाया। उसने कहा कि वो तो TRF की वेबसाइट हैक हो गई थी, हमने जिम्मेदारी ली नहीं है। और शुरू में जिम्मेदारी ली थी, बाद में जिम्मेदारी लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, ताकि संयुक्त राष्ट्र में कहीं भी किसी भी प्रस्ताव में TRF का नाम ना आने पाए। फिर उसमें चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मॉनिटरिंग टीम होती है जो सारी दुनिया के आतंकवादी संगठनों के ऊपर नजर रखती है और 6 महीने में अपनी एक रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में से भी पाकिस्तान ने तिकड़म करके चीन की मदद से TRF का नाम हटा लिया। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि आखिर TRF बनाने की पाकिस्तान को जरूरत क्यों पड़ी। उसके पास लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े बड़े आतंकवादी संगठन थे। इतने बड़े बड़े संगठन थे कि उनके जो भावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था वो कई एकड़ में फैला हुआ था, और पाकिस्तान का जो फौजी मुख्यालय है भावलपुर में, उससे कुछ किलोमीटर दूरी पे ही वो भी बना हुआ था। इतने बड़े उनके
मुख्यालय थे वहां पे। असल में हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने IMF से ऋण लेने के लिए अर्जी लगाई, तो उसके बाद में जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो IMF की है, उसने पाकिस्तान से ये कहा कि आपका नाम तो हमने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, आप आतंकवाद को ब्लैक लिस्ट में नहीं किया है आपको, लेकिन आप आतंकवाद को प्रोत्साहन देते हैं। जब तक आपका नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेगा, आपको ये सब IMF की मदद नहीं मिलेगी। तो इससे क्या किया, पाकिस्तान ने फौरन साजिश करके जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को अदृश्य कर दिया। उसको अदृश्य करने का तरीका ये था कि उनके फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए। एक जैश ए मोहम्मद ने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, जो दरअसल ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है आतंकवादियों को और प्रोपेगेंडा करता है, नेट पर प्रोपेगेंडा करता है। और उधर ये द रेजिस्टेंस फ्रंट बना लिया, उसका नाम रखा पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट रखा उसका नाम। अब आप इन दोनों नामों को देखिए, इन दोनों नामों को देखने से कहीं भी नहीं लगता कि इस्लामिक संगठन है ये। हाँ, इनको देख के लगता पुराने जमाने में जब वामपंथ का बोलबाला था, तो वामपंथी इस तरह के नामों के संगठन बनाते। हाँ, ये कोई विद्रोही लोग हैं ऐसा लगता है। हाँ, और ये एंटी फासिस्ट फ्रंट, मतलब इस तरह के नाम रख के पाकिस्तान ने एक छद्मावरण तैयार किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने वो दावा कर सके कि हमारे यहाँ कोई भी इस्लामिक आतंकवादी सक्रिय नहीं है। ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से खबर मिली, वैसे ही पाकिस्तान ने दावा किया कि अब हम भारत के साथ में एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भारत साथ कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी हमले हो रहे हैं और हम भारत के ऊपर भी हमले कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने एक और चालाकी चली थी। पाकिस्तान ने चालाकी चली कि उसने अपना एयर स्पेस खोले रखा और अपनी जो वहां से उड़ान भरने वाली और लैंडिंग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस हैं, उनसे उसने कहा कि आप उड़ाइए अपने उड़ाने। तो वो चाहता था कि भारत की वायुसेना जो है संयमित रहे, क्योंकि भारत की वायुसेना के हमले से अगर मान लीजिए कोई नागरिक विमान उड़ जाता और उसमें सारी दुनिया के तरह तरह की देशों के लोग बैठे होते, मुसाफिर बैठे होते, तो उससे भारत को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर। लेकिन हमारी वायुसेना ने उस पर सतर्कता बरती और उसने ऐसा नहीं होने दिया। तो इस प्रकार की तमाम साजिशें पाकिस्तान ने की और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के पास कोई और चाल नहीं रह गई है। अब तो अगर वो फौजी तौर पर, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्रीली अगर वो भारत से श्रेष्ठ है, तभी वो भारत से बेहतर है, तभी वो भारत के ऊपर उसका हाथ भारी हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति तो है नहीं। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढह जाने के कगार के ऊपर है। पाकिस्तान के ऊपर पहले से इतना ज्यादा विदेशी ऋण हो चुका है कि ये जो उसे 2.25 अरब डॉलर मिले हैं, ये अरब डॉलर भी बहुत दिनों तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे और जल्द ही उसे एक नए लोन कर्ज, वो डेट ट्रैप में फंस चुका है, कर्ज के फंदे में फंस चुका है। कर्ज के फंदे का मतलब क्या होता है कि आपने जो कर्ज लिया है उसका ब्याज इतना ज्यादा हो जाता है, जो ली हुई कर्ज की रकम से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है ब्याज। तो पाकिस्तान की सरकार पर वैसा इंटरनल कर्ज बहुत है और एक्सटर्नल लोन भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिली पड़ी हुई है, उसमें किसी किस्म की दम नहीं है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार जब पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत थी, तो उसने ये पंगा मोल लिया ही क्यों? जी, मैं वही पूछने वाला था। उसका भी कारण है। उसका एक कारण क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फौजी हुक्मरान हैं, आसिम मुनीर, ये जनता के बीच में बहुत अलोकप्रिय है। कि कितना भी कुरान की आयतें पढ़ें, कितना भी टू नेशन थियरी सामने रखें, लेकिन जनता के बीच में बहुत अलोकप्रिय है। और जनता के बीच में अगर कोई लोकप्रिय है वहां पे, तो इमरान खान लोकप्रिय है। इसको उन्होंने जेल में डाल रखा है। आसिम मुनीर से इमरान खान के ताल्लुकात बहुत खराब है। तो ये जो स्थिति है, इससे पाकिस्तान का जो फौजी प्रतिष्ठान है, वो ये चाहता था कि कुछ इस तरीके से हो जो सेना ठंडी पड़ी हुई है उसमें कुछ गर्माहट आए और हमारी प्रासंगिकता एक बार फिर जनता के सामने साबित हो। अभी तो लगता है रेलेवेंस ही खो चुका, प्रासंगिकता ही खो चुका है पाकिस्तान का फौजी प्रतिष्ठान। और किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इमरान खान को छोड़ना पड़ा और चुनाव कराने पड़े, तो इमरान खान को एक तरफा वोट मिलेगा, इन सब लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। अच्छा, इसलिए ये सब करने के लिए ये सब किया गया। एक भड़कावे की कार्रवाई की गई, धर्म पूछ पूछ के गोली मारी गई। तो इससे पूरा इस प्रपंच ये रचा गया इसमें।
जब पहले ऐसा नहीं करते थे आतंकवादी। इस प्रकार की घटना सिख आतंकवादियों ने तो की थी 2003 वगैरह के जमाने में है। लेकिन अब जो हुआ है वो कश्मीरी आतंकवाद, कश्मीर में आतंकवाद के तहत हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि धर्म पूछ के इस तरह से गोलियां कभी नहीं मारी गई। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती है कि ये पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई एक साजिश थी, जिसके जरिए वो अपनी राजनीतिक गोटी लाल करना चाहती थी, जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती थी, और ये सब बातें अब उसके गले पड़ गई। उल्टे बांस बरेली जो कहा जाता है, गले पड़ गए, ये स्थिति बिल्कुल बन गई है पाकिस्तान की। अब इनके लिए बहुत मुश्किल है। अब जो अमेरिका ने इनको सुझाया है कि आप पतली गली से निकल जाइए, इसी तरह का सुझाव अपने छोटे भाई को नवाज शरीफ ने दिया है। नवाज शरीफ काफी तजुर्बेकार और बुद्धिमान आदमी है, कई बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखा है, बहुत ठंडा गर्म देखा है उन्होंने। तो समझा जाता है कि उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ से कहा कि किसी तरीके से ये सब बंद करवाइए, इसको कम करवाइए और भारत के साथ में बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि ये हम लोग चला नहीं पाएंगे। हम लोग तो इसको आपको सर लगता है कि जल्दी ये युद्ध नुमा जो चीज चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, अगले 1-2 दिनों के अंदर सिमट जाएगा? अमेरिका इसलिए चिंतित है कि ये जो चल रहा है दोनों पक्षों की तरफ से, अभी तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, सीमा का उल्लंघन, अतिक्रमण नहीं कर रहा है कोई भी, लेकिन इसी परिस्थिति में कोई अनहोनी भी घटित हो सकती है। आप जिन शक्तियों को बेलगाम करते हैं, वो शक्तियां हमेशा आपके हाथ में नहीं रहती हैं। मान लो कोई दीवाना है, वो अपना हवाई जहाज लेके इधर उधर घुस गया, आप सोचिए उसके बाद युद्ध शुरू हो जाएगा। एक ट्रिगर ऐसी परिस्थिति में, जबकि पहले से ही एक दूसरे के ऊपर ड्रोन फेंके जा रहे हैं, मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, गोलाबारी हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको एक ट्रिगर पॉइंट ही तो चाहिए। एक ट्रिगर पॉइंट हुआ, उसके बाद किसी के हाथ में नहीं रह जाएगा, दोनों के पास एटम बम भी है। अच्छा, जो दुनिया की बड़ी ताकतें होती हैं, उनका बड़े होने का सबसे बड़ी कसौटी ये होती है कि वो एटम बमों का इस्तेमाल ना होने दें। वो डिटरेंट का रोल प्ले करती हैं। अगर चीन और अमेरिका पाकिस्तान को इस तरह के हालात पैदा होने देंगे कि पाकिस्तान अपने एटमी विकल्प के बारे में सोचने लगे, मतलब सोचने की जरूरत भी करे, तो ये बड़ी ताकतें किस काम की हैं फिर? ये नहीं सर, मेरे पास भी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये एस्केलेट हो भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल और गाजा में जो चल रहा है, जो रूस और यूक्रेन में चल रहा है, तो वो नहीं चाहते कि दुनिया में तीसरा फ्रंट भी खुले। तो मैं पूछा सर कि क्या आपको लगता है कि जल्दी सिमटता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई तरीका, पतली गली मिलेगी और शहबाज शरीफ कहेंगे अच्छा ठीक है? ये फैल गया है कि सिमटते इसमें हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अमेरिका सक्रिय हो गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने और उपराष्ट्रपति ने इस सब की कमान संभाल ली है, और वो तरह तरह से अपने वक्तव्यों के जरिए इसमें दबाव डालते। चीन तो वक्तव्य कोई देता नहीं है, चीनी तो चुपचाप रहते हैं, वो तो घुन्ना किस्म के लोग हैं, वो चुपचाप रहते हैं। वो अमेरिका की तरह तो उनकी कूटनीति चलती नहीं है। लेकिन अमेरिका इसके अंदर पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है, और अमेरिका अब चाहता है कि इस मसले के ऊपर किसी तरह कुछ ठंडा पानी डाला जाए। अच्छा, अब ठंडा पानी तब पड़ेगा जबकि पाकिस्तान अपना कदम पीछे खींचे, अफसोस व्यक्त करे, खेद व्यक्त करे, उसके बाद भारत सोच सकता है कि भाई इसमें आगे क्या किया जाए। युद्ध करना या पाकिस्तान की स्वायत्तता का और प्रभुसत्ता का हरण करना तो भारत का उद्देश्य नहीं है। लेकिन भारत यह भी चाहता है कि जो बीच बार बार 2-3 साल बाद बड़े भारत के ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं, भाई आपने भारत की संसद पे हमला करने के लिए आतंकवादी भेज दिए, फिर आपने बंबई पे हमला करने के लिए आतंकवादी भेज दिए, इसके अंदर आपने कितने लोगों की हत्याएं वहां पे की। इस तरह से आप बीच बीच में आपने पुलवामा वाला अटैक किया, उससे पहले उड़ी वाला अटैक किया आपने, पठानकोट वाला अटैक हुआ, अब आपने ये बैसरन घाटी में ये अटैक कर दिया। तो अभी तो बात हो गई 1-2 साल आप चुप रहते हैं और उसके बाद अचानक आप एक बड़ा कांड कर देते हैं। तो भारत की तरफ से इस बात की गारंटी मांगी जाएगी कि ये सब नहीं होगा। और गारंटी का मांगने के 2 तरीके।
पहला तरीका यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी आतंकवादी सुविधाएं, आतंकवादी टेररिस्ट फैसिलिटी हैं, तब तक ये हमला चलाया जाए, अब तक उन आतंकवादी फैसिलिटीज को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद न कर दिया जाए। और उस चक्कर में अगर पाकिस्तानी फौज की कुछ फैसिलिटीज नेस्त नाबूद हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, फौजी प्रतिष्ठान का भी कोई हिस्सा नेस्त नाबूद हो जाए। दूसरे, या फिर चीन और अमेरिका मिलकर भारत को गारंटी देंगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होगा तो पाकिस्तान को थपड़े आएंगे, पाकिस्तान को चपत्ते लगाएंगे कि भाई तूने कैसे क्यों किया, ये तू शैतान बच्चा है, बेच पे खड़ा हो जा हाथ ऊपर करके। तो ये दो में से एक काम तो होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई पाकिस्तान फिर से 1-2 साल अभी चुपचाप रहेगा, 1-2 साल बाद फिर कुछ शुरू हो जाएगा। तो सर मैं एक जो बात सोच रहा था कि एक तो जंग ये चल रही है, एक सर चल रही है जंग सोशल मीडिया पे, दोनों तरफ, इंडिया में पाकिस्तान में, वो है झूठ की जंग। पाकिस्तान में भी विचित्र विचित्र झूठ फैलाए जा रहे हैं कि यहाँ पे सिखों ने विद्रोह कर दिया है, तो कहीं कुछ ने पुराने वीडियोस ला रहे हैं कि हमने ये मार दिया, हमने वो मार दिया। इंडिया में भी कम नहीं है, इंडिया में भी बहुत सारे पुराने वीडियोस लाकर देखिए भारत कैसे मार रहा है पाकिस्तान को, वो कुछ अजीबोगरीब वीडियोस आ रहे हैं, कोई वीडियो गेम का वीडियो लगा रहा है स्क्रीनशॉट। और अब तो यहाँ तक कि सरकार तक, हमारी तो मीडिया ने परसों रात को तो रात भर पूरे देश को जगाए रखा, मतलब उन्होंने तो ऐसा बता दिया कि हमारा कराची पे कब्जा हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, सब 5-7 सिटी पे कब्जा करा दिया। ये सर जो जंग है, क्योंकि इससे क्या कि जनता भयभीत हो रही है, रात रात भर लोग टीवी देख रहे हैं, जाग रहे हैं। वहां भी आप कह रहे हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है और उम्मीद है कि वो सिमटने लगेगा एक आध दिन के अंदर वो। लेकिन ये जो युद्धम देही वाला मीडिया है कि नहीं अब इसको इतना वॉर फ्रेंजी बनाओ कि नहीं अभी चलना चाहिए, ये सर किसका फायदा हो रहा है इससे? देखिए, जो भी इस मीडिया से, मैं इस मीडिया को सरकार समर्थक मीडिया कहता हूं। हमारे मित्र रवीश जी ने इसको गोदी मीडिया का नाम दे रखा है, जो बहुत लोकप्रिय भी हो गया है। तो गोदी मीडिया भी कह सकता है और सरकारी मीडिया भी इसको कह सकता है। कहने के लिए ये प्राइवेट निजी पूंजी से चलता है, लेकिन ये उसका पूरी तरह सरकारीकरण हो चुका है। सरकार जो कहती है वही करता है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ने इससे ये कहा हो कि भाई आप ये खबर चला दीजिए कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया गया है, आप खबर चला दीजिए कि इस्लामाबाद में भारतीय फौजों का कब्जा हो गया है, आप खबर चला दीजिए कि आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, नया थल सेना अध्यक्ष वहां नियुक्त कर लिया गया है, तो इस प्रकार की खबरें चला दीजिए। ये तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने इनसे कहा होगा। ये लोग खुद ही अति उत्साह में जाकर इस प्रकार की निहायत ही मूर्खतापूर्ण और जिससे कहते हैं उल्लूपन और गधेपन से भरी हुई बातें कर रहे हैं। इन सब चीजों से इनका जो अपनी साख है, जो पहले से गिरी हुई थी, भाई भारत में सोशल मीडिया क्यों फल फूल रहा है? क्योंकि इनकी साख गिर रही है। जब ये इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं तभी सोशल मीडिया को फायदा होता है। इससे लोग टीवी स्क्रीन छोड़ के हट रहे हैं, ओटीटी की सीरीज देखने के लिए टीवी स्क्रीन पे जाते हैं। इन और कुछ खबरें देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन जो एक मिनट में 100 खबरें या 5 मिनट में 200 खबरें सुनाई जाती हैं उसके लिए जाते होंगे, लेकिन जो टीवी डिबेट्स के अंदर जो बेहुदा और भोंडा सरकारीकरण उनका हुआ है, इसके लिए लोग वहां पे नहीं जाते हैं। उसके वो हम लोगों का विश्लेषण सुनना पसंद करते हैं। ये पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा, ऐसा नहीं है कि भाजपा समर्थक ओटीटी प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ना हो, लेकिन उनके इस लोकसभा चुनाव के दौरान उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। हम लोग जो जिन प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखते हैं उनके सब्सक्राइबर लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे थे। हम सब लोगों को लोकसभा चुनाव के दौरान काफी लाभ हुआ, और जो आलोचनात्मक निगाह रखने वाला, आलोचनात्मक विवेक रखने वाला जो वाले यूट्यूबर्स हैं वो और मजबूत हुए पहले से। तो ये स्थिति, अब इसके बाद में इनकी स्थिति और गिर जाएगी। अंततः लोग बुद्धिमान समझदार किस्म के दर्शक जो हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, वो सब सोशल मीडिया के साथ जुड़ेंगे और सरकार दमन भी हो रहा है। अब जैसे कि परवीन साहनी ने एक करण थापर को इंटरव्यू दिया। परवीन साहनी ने एक 10-11 मिनट का एक वीडियो बनाया जो कि वायर के ऊपर डाला गया। उस वीडियो को सरकार ने ब्लॉक कर दिया। मुझे नहीं पता है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल शुरू हुआ कि नहीं हुआ। उनका चैनल भी, उनकी स्क्रीन भी काली शुरू हो गया। हाँ, अच्छा। तो वो, और अभी 4 PM के नेशनल चैनल के ऊपर प्रतिबंध जारी है। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे चैनल, नई परख चैनल है, नई परख चैनल
पे स्ट्राइक करवाई गई है और वो उसका भी 15 दिन का प्रतिबंध उसका चालू रुका है, हुआ जी। रुका जी हुआ है। ऐसे कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर तरह तरह से विभिन्न हथकंडे अपना कर उनका दमन किया गया है, उनकी आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और ये धीरे धीरे चीजें खत्म होंगी, इनके खिलाफ संघर्ष भी चल रहा है। तो जी वो सारी ये ऐसा नहीं है कि ये लोग सोशल मीडिया को खत्म कर दें, ये असंभव है। हाँ, सोशल मीडिया को अगर ये वास्तव में उसकी आवाज बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार को एक कानून लाना पड़ेगा, फिर उस कानून के खिलाफ हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़नी पड़ेगी। तो ये सर बहुत आज के लिए मुझे लगता है कि हम लोग यही बात करेंगे, क्योंकि मैं दर्शकों से बता दूं, चूंकि देश एक युद्ध लड़ रहा है, युद्ध की स्थिति है और हम इस समय पूरी तरीके से सेना के साथ खड़े हैं और हमारी सेना सक्षम है, वो अगले 1-2-4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो सरकार से हमें जो सवाल पूछने वो हम बचा के रख रहे हैं, वो हम रोके हुए हैं, नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन सरकार को बहुत सारी बातों पर जवाब देना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश हो, चाहे वो युद्ध क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पे भी हिसाब करेंगे। लेकिन आज वो मौका नहीं है, इसको हम सवाल बचा कर रख रहे हैं सर। और ये युद्ध खत्म हो जाए एक बार, हम उसके फिर राजनीतिक लाभ हानि की भी बात करेंगे कि ये क्यों किया गया और इससे किसका फायदा किसका नुकसान। तो आज के लिए सर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।